तो आपको सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किया कराया कुछ नहीं मिल रहा है, खुद करना। आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, स्पिरिट जिसको हम कहें जी, ये कहाँ से आया होगा? पहले फ्रैंकल कहता है कि मेन बात है कि मीनिंग ऑफ लाइफ, इसकी सर्च है, पर्पस ऑफ लाइफ, ये सर्च है। कहता अगर किसी व्यक्ति को अपने जिंदा रहने का पर्पस मिल जाए तो वो किसी भी हालात में जिंदा रह सकता है, और अगर किसी व्यक्ति को जीने का पर्पस ना मिले तो फिर वो बिल्कुल जिंदा रहने से भागेगा, सुसाइड कर सकता है, वो ड्रग्स में जा सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी में जा सकता है, पागल हो सकता है, पहाड़ों में जा सकता है, वो ये रास्ते ढूंढ सकता है। यवत जीविते सुखम जीविते, यानी जब तक जियो मौज करो, उधार लेके पियो लेकिन घी पियो, यह कहना था चारवाक का, जिंदगी जीने का एक नजरिया। वहीं शैलेंद्र के शब्दों में बात करें तो वो कहते हैं कि किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, एम्पैथी हो, सिंपैथी हो, समाज के लिए आप कुछ करें। इन दोनों से हटकर इंदिवर के गीत क्या बोलते हैं? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, ये जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, ये वो सवाल है। कभी ये इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं, कभी इंसान इन सवालों के पीछे दौड़ रहा है। अलग अलग वक्त में अलग अलग फिलोसफर्स ने अपने अपने ढंग से इनके जवाब दिए हैं। इनका जवाब पाने के लिए कभी कोई पर्वत पे चढ़ जाता है, कभी कोई डुबकियां लगाता है, कोई जंगल में चला जाता है। लेकिन क्या आज के वक्त की अगर हम बात करें तो क्या इनके जवाब के लिए यही सब करना जरूरी है, या इनका जवाब एक लाइब्रेरी में बैठकर या किसी क्लासरूम में बैठकर भी लिया जा सकता है? इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है कमलजीत, फिलोसफी के स्टूडेंट भी हैं और फिलोसफी पढ़ाते भी हैं, क्लासरूम में रूबरू होते हैं इन्हीं सवालों के साथ। कमलजीत, आपका स्वागत है। अक्सर इन जवाबों के लिए इंसान या तो धर्म की शरण लेता है या स्पिरिचुअलिज्म की शरण लेता है, किसी बाबा के चरणों में चला रहता है। हम कुछ हटके बात करेंगे, इन सब से हटके। तो कमलजीत, बातचीत जो है फलसफियाना होने जा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे बातचीत को हम नॉन टेक्निकल रखेंगे। मेरा मानना यह है कि किसी भी चीज की टेक्निकलिटी उसको आम इंसान से दूर कर देती है। आप शुरू कीजिए, कहां से हम सीक्वेंस वाइज शुरू करें कि बात सारी समझ आ जाए। देखो, मुझे ये लगता है ये जो सवाल है, जैसे आपने बात की टेक्निकलिटी की, टेक्निकलिटी तो बहुत बाद में आती है। ये सवाल कोई बहुत नया सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल अभी अगर ताजा हम बात करें जिस दौर में हम लोग बैठे हैं तो ये नए सिरे से उठा है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब लोग अपनी बहुत ही महंगी नौकरियां छोड़ के, हमें मिल रहा है कि कोई कुंभ में जाके बाबा बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अपना जानकारी हासिल करनी है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या हमारा मकसद है, हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, ये सब बातें। अरे जब भी उनकी वीडियो की रील मेरे सामने आती है ना, तो मैं वेट करता हूँ वो कब हंसे। हंसी मुझे बहुत पसंद है, और उनकी हंसी कमाल है। और भी हैं, एक ही नहीं, बहुत सारे हैं। यानी एक बड़े हिस्से के अंदर ये सवाल जो है ये फिर से पैदा हुआ है कि हम कौन है, क्या है। तो ये सवाल लेकिन इतना नया नहीं है। ये आप सोचो, जिस वक्त मनुष्य गुफाओं में रह रहा होगा, यही सवाल उसके सामने तब भी आया होगा, लेकिन इसका रूप अलग होगा। आप सोचो, उस वक्त मनुष्य ऐसे हालात में रह रहा था कि सर्दी से भी बहुत सारे लोग मर जाते होंगे, उस वक्त बहुत सारे लोग बाढ़ से बह जाते होंगे, उस वक्त जंगली जानवर खा जाते होंगे लोगं को, और उनको पता नहीं चलता होगा ये हो क्या रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे किसके साथ क्या हादसा घट जाएगा एकदम से। और उस सब में अपना जीवन कंटिन्यू करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता होगा? वो लगातार अपनी कोई ना कोई शिकार के लिए, कोई हथियार के लिए, कोई फसल बीजने के लिए, कोई जानवरों को अपना पालने के लिए कुछ ना कुछ काम जो है वो पूरा दिन सुबह से शाम तक लोग कर रहे थे। तो ऐसे समय में मनुष्य के सामने ये सवाल कि जीवन क्या है, उसका एक ही मतलब था कि जीवन है सुबह उठना, उसके बाद अपना, जिसको हम पंजाबी में नित्यनेम बोल देते हैं, रोज की जो कार्रवाई होती है, दिनचर्या शुरू करनी। उसके बाद उसने खाने के जुगाड़ में लग जाना है, और ऐसे करते करते वो जीवन के सारे काम मिलके ही उसका जीवन है। तो इसके अलावा और कोई जीवन भी हो सकता है क्या? ये ना तो सोचने का सवाल उसके सामने आता है, ना ही ये सवाल उसके लिए उसकी जगह उसके जीवन में मिल पाती है। तो कब सवाल उठा? ठीक उसी दौर में शायद जब ऐसी स्थिति बनी होगी कि कुछ लोगों के पास बिना ये सब किए भी बैठने का मौका मिला होगा। यानी जब भी कभी ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे लोग काम करेंगे और कुछ लोग काम नहीं करेंगे, सिर्फ, और उनके खाने पीने का, उनके आराम विश्राम का सारी व्यवस्था जो है वो बिना काम किए हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ वही ये सवाल पैदा होगा कि हमारा जीवन क्या है।
मतलब जो फ्री बैठा है उसी का दिमाग इसमें सबसे पहले ये सवाल का ये जो सवाल है ये उसी के दिमाग में आ सकता है। मैं ये ऐसे अंदाजे से ऐसा तो नहीं है कि ये जो सवाल है सिर्फ जो फ्री लोग हैं उनका है, जैसे अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन आज जिस दौर में खड़े हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं लोग काम छोड़ के इस सवाल पे जा रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब हम किसी अलग दौर में उसी सवाल को एड्रेस कर रहे हैं जिस सवाल को किसी वक्त एड्रेस करने की स्थिति बिल्कुल अलग थी। जो बिल्कुल फ्री थे वो इस बारे में बात कर रहे थे। वही सोच सकते हैं। इसीलिए बहुत ही पॉपुलर बात है ये कि फलसफा जो है ये मतलब पंजाबी में हमारे बात करते हैं कि फलसफा रज्जे हुए टिड्डा दा काम है। ऐसा बहुत मुझे इसमें वो एक कविता याद आती है कि जब 3 लोगों को गोली लगी, मैं शायर का नाम भूल रहा हूँ, जब 3 लोगों को गोली लगी तो एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ और एक के मुंह से निकला आलू। हाँ, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो जिसके मुंह से राम और माओ निकला था उनके पेट भरे हुए थे। तो जब भूखा पेट होगा उसको तो ख्यालों में रोटी ही आएगी। हाँ, चलिए। तो इसका एक और उदाहरण मैं बोलता हूँ। जो लोग खेती का काम मान लीजिए कर रहे थे या जानवर चराने का काम कर रहे थे या शिकार खेल रहे थे, उनका जो भी काम था उससे भी फलसफा ही पैदा हो रहा था, लेकिन वो अलग किस्म का फलसफा था। उनके सवाल अलग किस्म के थे। तो दोनों किस्म के सवाल साथ साथ थे। एक वो जिनको ये काम नहीं करना पड़ रहा है और वो बैठ करके सोच रहे हैं कि ये जीवन का और बड़ा क्या मकसद हो सकता है और क्या महत्व हो सकता है, कहीं हम किसी बड़े डिजाइन का एक छोटा सा पार्ट तो नहीं है जो हम जी रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रोज के काम में दिन रात लगे हुए लोग हैं, उनका भी फलसफा है। उनका फलसफा ही असल में वो जो चारवाक की बात आपने की, वो चारवाक उन्हीं का फलसफा है। उसको लोकायत भी बोलते हैं। लोग कह लो आम जनों का फलसफा और कुछ खास जनों का, द्विजनों का फलसफा। ये फलसफा कैसे कि खाओ पियो मौज करो। ये इसलिए क्योंकि उस वक्त की जो बहस थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर खाओ पियो और मौज ना करो तो क्या करो, उसमें ये कहा जा रहा था कि खाओ पियो, जो आपने पैदा किया उसमें से अपना खाओ और उसके बाद बाकी का हिस्सा क्या करो, वो दे दो। किसको दे दो? जो बैठ के आपके लिए सोच रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है। तो असल में वो उसका जवाब है कि उसको ना दो, वो आपने पैदा किया है, आप ही खाओ। तो बात ये है, उसको खाओ पियो ऐश करो का फलसफा बना देना बहुत ही बड़ा अन्याय है। हम आगे बात करेंगे। या कहीं उसके ऑपोजिट एक ऐसा विचार भी आ रहा होगा कि तुम काम पे लगे रहो, तुम इसी काम के लिए हो, तो फलसफा हमारा काम है। फलसफा हमारा काम है, हम बैठ के सोचेंगे। ये बहस, ये टकराव सारे जारी रहे हैं इतिहास में। तो ये जीवन क्या है, इसका सवाल इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि व्यक्ति छोटा होता पैदा होता कैसे है, फिर वो बड़ा कैसे होता है और फिर वो मर जाता है, तो ये कैसे हो जाता है। तो उसका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीवन के मामले में। जीवन क्या है के सवाल पे, और इसी जीवन के सवाल पे कि ये जीवन क्यों है, इसके सवाल के ऊपर वो जवाब भी दिया जा सकते हैं कि ये कोई बड़े किसी डिजाइन का पार्ट है। जब बड़ा डिजाइन सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ तय है, कोई डिवाइन पर्पस है, वो जवाब है इसका। इसी सवाल का एक जवाब ये भी है, जवाब है कि ये पहले से लिखा हुआ है। जो भी पहले से लिखा हुआ है, बस हम केवल नाटक के पात्र हैं, नाटक की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, हमें केवल वो इनेक्ट करके चले जाना है स्टेज से। एक और भी सिस्टम है कि मान लीजिए आपको कुछ कर्म करने का मौका दिया गया है, आपने वो कर्म करने हैं, अगर आप अच्छे कर लेंगे तो उससे आपको अच्छे फल मिल जाएंगे और फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये भी एक बात है। तो इसी तरह वो जो देवलोक की बात है, पितृलोक की बात है, कि एक ऐसे कुछ और लोक हैं जो इसके, जो इहलोक है, जो हमारे को दिखता हुआ लोक है, इसके अलग कोई और लोक है। तो उन लोकों में भी कोई जीवन है। तो ये जो आत्मा है ये यहाँ से वहां चले जा रही है, फिर ये आत्मा किसी बड़ी परमात्मा का हिस्सा है, उसी से निकल के आई है, उसी में जाके विलीन हो जाएगी। तो ये भी इसी सवाल का जवाब है। ये आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, स्पिरिट जिसको हम कहें जी, ये कहाँ से आया होगा पहली बार? क्योंकि ये चीज दिखती तो नहीं है। ये इसी सवाल के जवाब से आया। क्योंकि लाइफ क्या है, आप इसको थोड़ा सा खोल के देखो कि किसी पुरातन क्या, अभी के भी किसी मनुष्य को पकड़ लें, उसको भी अगर ये सवाल आप पूछते हैं लाइफ क्या है, तो ये जब हम क्या पूछते हैं, जैसे मैं भी पूछूं ये मोबाइल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ये एक डिवाइस है जो कि फोन करने और सुनने के काम आता है। मतलब आप इसका पर्पस मेरे को समझाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इसको डिफाइन करेगा कि इसके अंदर एक ऐसे करके ट्रांसमीटर होता है, वो ऐसे वेव्स पैदा करता है, हमारी आवाज वेव में बदल के फिर चली जाती है। ठीक है। यानी या तो इसका टेक्निकल तरीका कोई समझाएगा जब आप पूछेंगे कि मोबाइल क्या है, या फिर वो इसका फंक्शन बताएगा आपको कि क्या फंक्शन है, किस लिए इस्तेमाल होता है। तो अब मान लो मैं आपको ऐसा कहूं कि ये एक मोबाइल है, क्या है ये? एप्पल का मोबाइल है। तो ऐसे ही कोई आप सैमसंग का भी मोबाइल होगा, ठीक है, तो कोई और नोकिया का भी मोबाइल हो सकता है। अब मेरे को कोई कहे कि मोबाइल क्या है,
जो कभी सैमसंग का बन के आ जाता है, कभी नोकिया का बन के आ जाता है, कभी एप्पल का बन के आ जाता है। तो ये मोबाइलनेस ये क्या है? मान लीजिए मैं कहूं कि फ्रूट क्या है, तो वो फ्रूट क्या है जो कभी सेब बन के आपके पास आता है, कभी ऑरेंज बन के आपके पास आता है, कभी अंगूर बन के आता है। तो ये फ्रूटनेस क्या है? सो ऐसे ही लाइफ के अंदर लिविंगनेस क्या है, इसको ढूंढने का सवाल बिल्कुल ऐसे ही सवाल आया। तो वो जो फ्रूटनेस नाम की कोई एक अलग चीज जो कभी अपने आप को सेब में डाल लेती है, कभी अपने आप को केले के रूप में सामने लाती है, तो ऐसे ही कोई सोचा गया कि कोई ऐसी चीज है जो अपने आप को आदमी के या लाइफ के रूप में आपके सामने आ रही है। जिंदा शरीर और मान लीजिए मृत आत्मा, इन दोनों में फर्क करने की कोशिश कि ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है और इसमें है। तो एक पूरी धारा है जो ये समझती है कि जैसे फ्रूटनेस होती है, ऐसे ही कोई सेल्फ होता है, आत्मा होती है। ठीक है। वो आत्मा कहीं भी एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंट, हमारे बॉडी के अलग, उसकी ये खासियत है। और वो जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, उससे हमारा शरीर एक जीवित शरीर बन जाता है। ठीक है। तो ये कोई एक अलग चीज है जो बाहर से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये पॉपुलर है। दूसरी धारणा जो चार्वाक की धारणा है, चार्वाक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मान लीजिए आप चीजों के मिश्रण से भी कुछ चीजें पैदा होती हैं। जैसे आप गुड़ लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं और काफी दिन तक उसको रखते हैं, तो क्या होता है? वो शराब बन जाता है, अल्कोहल आ जाता है उसमें। तो वो फर्मेंटाइज हुआ और उसमें नशा आ गया, जबकि ना गुड़ में नशा था ना पानी में नशा था। लेकिन उन दोनों के मिश्रण से, योग से, संयोग से, उनको काफी दिन रखने से, एक प्रोसेस फॉलो करने से उनके अंदर एक ऐसी चीज आ गई जो उनमें पहले नहीं थी। तो क्या कहा जाएगा कि इसका स्वभाव है कि ये नशा करता है, जो चीज बनी है, जो बना है, उसका एक स्वभाव उसमें पैदा हो गया है। तो ऐसे ही तुम कह सकते हो कि पानी का स्वभाव है कि वो बुझा देता है आग को। अब देखा जाए, अगर जो लोग थोड़ा साइंस जानते हैं, जो गुड़ वाली बात आपने की, जो गुड़ रखा, पानी रखा, ना गुड़ में नशा है ना पानी में नशा है, लेकिन कुछ वक्त के बाद शराब में शराब बन जाएगी, जो स्पिरिट बन जाएगी, जिसको स्पिरिट कहते हैं। इसीलिए वो शब्द वहीं से आया हुआ है, स्पिरिट वर्ड जो है। यही वर्ड आप देखो ना, इंग्लिश में आत्मा के लिए वर्ड जो है, वो आत्माओं के लिए स्पिरिट वर्ड यूज किया जाता है। तो ये स्पिरिट जो है सेम स्पिरिट है, ये वही स्पिरिट है, क्योंकि इसको लेके लोगों ने प्रयोग किए ना, रियल लाइफ प्रयोग है ये तो। अच्छा। कि उनको लगता था कि ये जो पी लेने से वही व्यक्ति जो इसको पीने से पहले था वो पीने के बाद नहीं रहता, तो कुछ तो अंदर गया, स्पिरिट अंदर गया। तो कुछ लोगों ने कहा ये मटेरियल स्पिरिट ही है, यही स्पिरिट है। मतलब जो शराब की बोतल है जिसको हम स्पिरिट कहते हैं, और हमारी जो आत्मा है जो स्पिरिट इसको बोलते हैं, वो शब्द जो वर्ड है वो वही से लिया गया, एक ही ओरिजिन के वर्ड, एक ही ओरिजिन से है, वही मटेरियल ओरिजिन है इनका। दूसरी चीज जो स्वभाव की मैं बात कर रहा था, तो ऐसा भी देख सकते हैं इसको कि मान लीजिए पानी है, पानी आग को बुझा देता है, लेकिन उसमें अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन आप देखते हैं तो कोई भी साइंस का विद्यार्थी आपको बता देगा कि वो H2O होता है, उसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो चाहिए अणु परमाणु है। ठीक है। तो ऑक्सीजन आग को जलने में मदद करती है, हाइड्रोजन अपने आप में जलती है, बहुत ज्यादा जलने का भड़का, वैसे बम की तरह चलती है। लेकिन जब ये दोनों मिश्रण हो गया तो इनमें एक नया स्वभाव पैदा हो गया कि इन्होंने पानी को, आग को बुझाने का काम करते हैं। वो शीतल स्वभाव है। हाँ, वो शीतल स्वभाव है। तो ये जो फर्क है, इसको चार्वाक क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये स्वभाव है, इसीलिए चार्वाक के फलसफे को स्वभाववाद भी कहा जाता है। ओके। कि वो कहते हैं कि हमारा जीवन क्या है? ये शरीर का, जिंदा शरीर का स्वभाव है। तो जिंदा शरीर के कॉम्बिनेशन उनके कॉम्बिनेशन में एक विशेषता है कि वो कॉम्बिनेशन से ही वो वर्क करता है। वो कुछ अलग से कोई बाहरी ताकत नहीं है जो कोई बाहर से चीज आके नहीं घुसी उसमें। तो ये दोनों बातें लाइफ को लेके, ये दोनों डेफिनेशंस बहुत पावरफुल डेफिनेशंस हैं और दोनों ही चलती आ रही हैं सालों साल से, अब भी दोनों चल रही है। जो इंटरेस्टिंग बात मेरे को लगता है यहाँ हमारे समझने वाली है कि जब लोग लाइफ का पर्पस ढूंढने लगते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन आता है गुड लाइफ एंड बैड लाइफ। अब ये जो गुडनेस और बैडनेस का आइडिया जब आ जाता है इसमें, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा जीवन, तुम एक जीवन जी रहे हो जिसमें तुम लोगों से लूटपाट कर रहे हो, चोरी डकैती कर रहे हो और पैसा जमा कर रहे हो, ये भी एक जीवन है। एक और जीवन है जो सुबह से उठता है, पूरा मेहनत करता है, शाम को सो जाता है, फिर से अगले दिन मेहनत करता है। तो इसको क्या कहोगे? ये मेहनत मजदूरी का जीवन है। तो अब लोगों को लगा कि जीवन को ऐसे भी क्लासिफाई किया जा सकता है, तो इसमें से अब किसको अच्छा जीवन माने, किसको बुरा जीवन माने, तो कौन सा जीवन पद्धति अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। उसी सवाल के चलते चलते आप जब इस लेवल पे ये सवाल को डील करेंगे तो आप एथिक्स की तरफ, धर्म की तरफ, मोरालिटी की तरफ
पहुंच जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंस है इस सवाल की हमारे जीवन में वो ये है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। हमें प्रिस्क्रिप्शन एक तो हुआ, शुरू यहां से हुआ था कि जीवन क्या है, डिस्क्राइब करो इसको। लेकिन अब ये पहुंच यहां गया है कि ये प्रिस्क्राइब करने पे आ गया कि जीवन कैसा होना चाहिए, तो क्यों है, हाँ कैसा होना चाहिए, हाँ उसे भी ठीक है, कैसा होना चाहिए। हाँ। अब जैसे ये कैसा होना चाहिए का सवाल है तो फिर इसके ऊपर पूरा फलसफे की दुनिया है, जिसमें कोई कह रहा है कि जीवन ऐसा होना चाहिए। जैसे अगर हम जो इंडियन हिंदू फिलॉसफी है उसमें कहा जाएगा कि वर्णाश्रम धर्म है, जिसमें आपको पहले आपको इतने साल तक आपको बाल अवस्था है, उसके बाद इतने साल तक आपको जाके पढ़ाई करनी है ना, उसके बाद गृहस्थ अवस्था है, उसके बाद वानप्रस्थ है, उसके बाद सन्यास है। वो पूरा डिफाइन कर दिया, स्टेजेस। तो उन्होंने स्टेजेस लाइफ की डिफाइन कर दी कि ये एक गुड लाइफ है, अगर आप इतने साल तक ये नहीं करते हैं तो गलत कर रहे हैं, करना होगा। तो ज्यादातर अगर हम यहाँ अपने आसपास देखें, हमारे सिस्टम में जिन लोगों में हम रहते हैं उनके जीवन ऐसे ही बटे हुए हैं। अभी भी एक कोई भी नौजवान जो है वो 20-21 साल हो गया, 22 साल हो गया, तो सबसे मूर्ख बात जो उसके साथ की जाएगी वो यही है कि शादी क्यों नहीं हुई। या उससे पहले अगर कोई मिलेगा आपको तो आप सबसे पहले पूछोगे बच्चे पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्योंकि आपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि इस उम्र में पढ़ना होता है। तो ये कहाँ से आया? ये वहीं से जीवन पद्धति, जीवन क्या होना चाहिए। तो ये वहां से जो वर्णाश्रम धर्म जो है उसके तरीके से आया, कुछ तयशुदा चीजें हैं, हाँ, जो उन्होंने तय कर दिया, जो उन्होंने तय कर रहा होता है। और कोई भी नौजवान जैसे ही वो अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करता है तो एकदम से उसके सामने सवाल खड़ा होता है, जी जी बिल्कुल, कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, नौकरी वाली बात है। और उसी के साथ ये सवाल भी मन में उसके आता है कि यार मैं अगर हूं तो क्यों हूं, मेरा पर्पस क्या है, क्या नौकरी करना ही पर्पस है या कुछ और। या कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं कि बंदे को लगता है कि कोई डिवाइन पर्पस तो नहीं मेरी लाइफ का। मुझे लगता है वो बड़ा खतरनाक है, जो अपनी जिंदगी कोई डिवाइन पर्पस के तहत चलवाता है, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाता है। डिवाइन पर्पस मतलब ऐसे कि कोई किताब उठा ले, कोई डिवाइन किताब, और उसके हिसाब से चलना शुरू कर दे कि क्योंकि जो इसमें लिखा है वही करूंगा। ये भी तो एक, देखिए ये है, ये ऐसे है जो मैं, चलो हम थोड़ा धूप का मजा ले साथ साथ, हाँ चल सकते हैं, चलिए। तो ये जो डिवाइन पर्पस की बात है ना, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप देखो, ये जो लोग हैं कि कोई किताब उठा ली और फिर उसके मुताबिक सोचने लग गए कि ये जी पुराने हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है, उसके मुताबिक ही मैं तो जीवन को जीऊंगा, और कोई वैसे नहीं कर रहा है तो फिर रेवोल्यूशन हुई है, रिवोल्यूशन, हाँ वो भी एक बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि देखो एक हद तक तो हम लोग सब उसी से चलते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है दिक्कत वाली बात वो ये कि कुछ लोग जो हैं वो इसको लेके इस हद तक कट्टर अचानक से हो जाते हैं कि उनको लगता है कि जीवन में कुछ भी करना है तो वहां से पहले पढ़ो, पहले किसी स्क्रिप्चर से पढ़ो, या देखो किसी बड़े व्यक्ति ने वो बात कही है कि नहीं कही, उसके जो मुझे करना है, जो मेरा मकसद है, कहीं पहले लिखा हुआ है। हाँ। तो वो जो पहले लिखा हुआ वाला है और जो लिखा हुआ है उसके बिना कुछ नहीं करेंगे, उसके मुताबिक करेंगे, और किसी ने कैसा कहा था उसके मुताबिक करेंगे। ये बात जो है, ये जब इस लेवल तक चला जाए कि ये आपके नॉर्मल जीवन को एकदम से बदल दे, तो वहां जाके जरूर आपको सोचना पड़ेगा कि ये कुछ थोड़ा सवाल जो है वो आइडियोलॉजिकल ना होके ये फिर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हो गया है। ऐसा कब होता है? ऐसा जो मतलब जितना मैं समझता हूँ साइकोसिस के बारे में, जैसे मेरे को नाम याद आता है, एक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल ऑशविट्स कैंप जो था हिटलर का, बड़ा ही खतरनाक कैंप था, जिसको नर्क कह सकते हैं आप धरती के ऊपर, उसमें लाखों लोगों को उसने मारा उसमें रख के। तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल भी ज्यू थे, यहूदी थे, और उस कैंप में थे। ओके। और उसके कैंप के जो बहुत ही रेयर सर्वाइवर्स हैं, कुछ लोग जो बचे उस कैंप में से, उनमें से एक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल भी थे। उन्होंने इस टॉपिक को परस्यू किया। उनका कहना ये था, उनका जो प्रेमाइस था जहां से उन्होंने सोचना शुरू किया, वो कहते कि मैंने देखा कि वहां सब मारे जा रहे थे, कोई ज्यादा काम की वजह से, किसी को गोली मार के मार दी जाती थी, किसी को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता, कोई भूख से मर जा रहा था, बीमारी से मर जा रहा था, कैसे भी करके, और जो भी जिंदा है उससे बेहद ज्यादा काम करवाया जाता था। तो यानी या तो आपको मरना है या काम करना है, और कोई अवस्था वहां थी नहीं। तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल का सवाल ये था कि कुछ लोग इसमें भी जीने की होप ढूंढ रहे, जिए जा रहे हैं।
और जबकि किसी को कोई भी गलती करने पे अचानक से गोली मार देगा कोई गार्ड, ये बड़ी आम बात थी वहां, तो मरना तय था। मरना तय है। तो ऐसी अवस्था में भी कुछ लोग होप जो है उसको जिंदा रखते हैं कि कभी तो ये खत्म होगा, फिर शायद हम जाएंगे अपने प्रियजनों से मिल लेंगे और एक नॉर्मल जीवन जिएंगे। ऐसा लोग वहां भी सोच रहे थे। और दूसरी तरफ वहां ऐसे भी लोग थे जिनको लगता था कि मर तो जाना ही है, वो इतने डर जाते थे कि वो आत्महत्या करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते थे। बहुत सारे लोगों ने वहां सुसाइड किया, मतलब जब वो देखते थे ना तो एक पल भी ढूंढ रहे हैं जीने का, और कुछ उस पल को जो भी है वो सोच रहे उसको भी हैं छोड़ रहे कि हैं। गवा दे। तो विक्टर फ्रैंकल दोनों के पक्ष में खड़े होकर सोचते हैं एक बार। हाँ। जो मर रहा है वो उससे सवाल करते हैं कि फिर अभी क्यों मर रहा है, अगर मरना ही है तो जितने पल जिंदगी मिली है वो तो जिए जाए। हाँ। और जो मतलब जिए जा रहा है इन होप, उससे उनका सवाल है कि फिर ये किस होप पे जी रहा है, क्यों इतनी यातना सह रहा है, अगर मौत भी आसानी से मिल सकती है इसको खुद से। तो वो दोनों सवालों को डील करना चाहते हैं। विक्टर फ्रैंकल कहता है कि मेन बात है कि मीनिंग ऑफ लाइफ, इसकी सर्च है, पर्पस ऑफ लाइफ, ये सर्च है। कहता अगर किसी व्यक्ति को अपने जिंदा रहने का पर्पस मिल जाए तो वो किसी भी हालात में जिंदा रह सकता है, और अगर किसी व्यक्ति को जीने का पर्पस ना मिले तो फिर वो बिल्कुल जिंदा रहने से भागेगा, सुसाइड कर सकता है, वो ड्रग्स में जा सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी में जा सकता है, पागल हो सकता है, पहाड़ों में जा सकता है, वो ये रास्ते ढूंढ सकता है कि मेरे पास पर्पस नहीं मिल रहा है, वो पर्पस खुद से समझ नहीं आ रहा है, तो फिर उसको ढूंढना पड़ता है कि मैं कहाँ जाऊं, किस स्क्रिप्चर के पास जाऊं, किस ज्ञानी व्यक्ति से जाऊं जिससे मैं ये पूछ लूं कि मैं क्या, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। तो ये जो अर्थ ढूंढने का है, उनकी बुक का नाम ही है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। हम देखो जिस अवस्था में रहे हैं सदियों से, कुछ लोग जो हैं वो दिन रात काम करेंगे, फिर भी बहुत ही अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, और वही देखेंगे कि कुछ तरफ दौलत के अंबार लगे हुए हैं। तो ये चीजें भी आज के दिमाग में, हाँ, ये चीजें भी व्यक्ति के दिमाग में एक एंजाइटी पैदा करते हैं कि क्या है ये डिवीजन, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसका जवाब क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। या तो फिर उसको इस जवाब से तसल्ली कर लेनी पड़ेगी कि पिछले जन्मों में कुछ कर्म कर दिए होंगे जो कि गलत हो गए, है ना। यही आम जवाब है इसका, कॉमन जवाब है। तो ये जो जवाब ढूंढने का एक तरीका है जो कहीं ना कहीं बैठ के बनाया तो गया है, मतलब कहीं तो है, कुछ तो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को, मैं तो कहूंगा ये एक दंभ का हिस्सा भी है कि आप बड़े पैमाने पे ये बात फैला दो कि लोग ऐसे सवाल जिनका जवाब उनको किसी बगावत तक ले जाए, जिसके जवाब में वो ये सोचना शुरू कर दें कि इस व्यक्ति के पास इतनी दौलत क्यों, कहां से आई, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ दिया था कि मेरे पास नहीं है। तो जिन सवालों के जवाब व्यक्ति को इस दिशा में ले जाएं, उन सवालों का एक ऐसा जवाब जो बहुत यूनिवर्सल हो, जो सबको एक जैसा दिया जा सके, तो और जो वेरीफाइएबल ना हो। इसको आप कभी कहीं से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसा आपके पास अपरेटस नहीं है जिससे आप ये जान सकें कि एक्चुअली जो आप कर रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है, तो क्या ये वाकई किसी कर्मों का फल है कि नहीं है। लेकिन हमारे तसल्ली कर सकता है बस कि यार हो सकता है ऐसा ही होगा। हाँ, तो ये जो हो सकता है हुआ के ऊपर टिक जाए व्यक्ति का जो सवाल का जवाब है, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फिर वो इस सवाल का जवाब और नहीं तलाशता, फिर वही सवाल का जवाब रुक जाता है कि कुछ तो गलत हो गया होगा, कुछ तो गलत किया ही होगा, तभी मेरे को ये सजा मिल रही है। और जो आज की डेट में पूरी ऐश इशरत कर रहा है, जीवन अपना मस्त जी रहा है, तो वो जरूर उसने पिछले जन्मों में कुछ बढ़िया किया होगा, तो उसके बदले में यही उसको मिल रहा है। तो ये एक जवाब है जिसमें मुझे तो लगता है कि ये बहुत शातिर जवाब है, ये बहुत शातिर जवाब है। और एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप इससे निकलोगे कोई दूसरा मिल जाएगा, ऐसे बहुत हैं। और ये सारे जवाबों की खासियत क्या है कि ये ऐसे एथिकल कोड से आते हैं जिनको हम रिलीजन भी बोलते हैं। तो धर्म नाम का एक कोड हर सोसाइटी में आपको मिलेगा, और एक नहीं मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। सब जो हैं साइमल्टेनियसली रह रहे होंगे, एक दूसरे से उल्ट बात कर रहे होंगे, फिर भी सारों के जो एडहरेंट्स हैं, जो उनके मानने वाले हैं, वो उनको अंतिम सत्य मान के उस पर भरोसा। और कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी इसमें, हाँ, जो यही वाली बात है, हाँ, ये कॉमन तय है पहले से ही, जी, तभी आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। और जो इनके मानने वाले लोग होंगे, विशेषता ये है कि फिर वो ये मान लेने से कम फिजिकल तौर पे ना सही, मेंटल तौर पे तो आपका जीवन थोड़ा सा सुखी हो जाता है। अगर आप ये मान लें कि मेरे पास जो हो रहा है ये किसी ऐसी बेनेवलेंट, बहुत ही दयालु ताकत का फैसला है जो हम सबको बहुत प्यार करती है, उस ताकत का ये फैसला है कि मैं ऐसा जीवन जीऊं, तो मुझे उस ताकत से
मतलब उसने बहुत कुछ दिया भी है, ये पूरा जीवन उसने दिया है, ये पूरी जो सुंदर कायनात है ये उसने दिखाई है। तो ऐसी महान ताकत से मैं, अगर उसने ये सोचा है तो कुछ सोचा ही हो। अब ये सोच के कोई व्यक्ति अपना जीवन जी ले, चाहे वो फिजिकली बहुत ही पेन में रहे, लेकिन मेंटली उसको थोड़ी तसल्ली मिल जाए, तो ये इसका आउटपुट है। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सोशल रोल है कि बहुत सारे लोग जो अदरवाइज बहुत दुखी थे, तो वो फिजिकली भी दुखी थे, मानसिक तौर पे भी दुखी थे, तो वो दोनों नहीं होंगे। अब फिजिकली रहेंगे लेकिन मानसिक तौर पे कम से कम नहीं रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी एक थोड़ा सा हीलिंग इफेक्ट तो हीलिंग इफेक्ट जो है उसको देती है। तो यही, अब अगर हम यही अभी जो पिछले दिनों जिस रील की हम बात कर रहे थे, एक बाबा जो, अब उनका दुख जो है आईआईटी वाले बाबा का, वो साफ साफ इस बात को लेके है कि उनका बचपन बहुत ही लव डिप्राइव्ड बचपन है। उन्होंने उनको लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे ठीक से प्यार नहीं करते थे और वो आपस में लड़ते रहते थे, और मेरे को मतलब उनकी इच्छाओं को पूरा करने का एक कठपुतली मात्र बना रखा था। अब ये तो बहुत सारे बच्चों के साथ यही हो रहा है। बिल्कुल। जो रास्ता उन्होंने इसका सजेस्ट किया है कि अब मेरे को एक ऐसा रास्ता मिल गया है, उनके, मेरे को सारी बात में बार बार ऐसा लगता है कि जैसे वो वही तलाश है उनकी, उनको एक पिता ही चाहिए था। अब जो फिजिकल पिता उनका बायोलॉजिकल है, वो उनको लगता है कि ये तो मतलब मिसकैरेज हो गया, ये तो गलत पिता आ गया मेरे पास। लेकिन फिर उनको लगता है कि एक ऐसा बेनेवलेंट महान पिता जो सबका पिता है, तो वो उनको लगता है कि वो तो शिव बाबा हैं, या कोई किसी को कोई जो भी कोई उसका कोई भी किसी ताकत को नाम रख सकता है। तो उन्होंने वो ताकत का जो पूरा चित्रण है, वो वही चित्रण है जो एक्चुअली उन्होंने सबसे पहले अपने बाप से चाहा था। अब उनको लगता है कि बाप जो है वो नहीं कर पाया, लेकिन एक ऐसी सुप्रीम ताकत है जो ये करेगी, जो पत्नी से नहीं लड़ती रहेगी, जो सब बच्चों को बराबर प्यार करेगी, और फिर मैं चाहूं तो उसको बहुत ही मान लूं, ना चाहूं तो ना भी मानूं, तो वो कुछ नहीं कह रहा मेरे को। तो ऐसी एक बेनेवलेंट बाप उनको चाहिए था, नहीं मिला, तो इमेजिन कर लिया, स्क्रिप्चर्स में से ढूंढ लिया। तो मुझे इसमें ज्यादा मामला आइडियोलॉजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल लगता है। इस केस में तो है, और ऐसे बहुत सारे केसेस में है। तो हमारे सामने जब हम ये सवाल डिस्कस भी कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि हम डिफरेंट दौर में डिस्कस कर रहे हैं। एक वो दौर था जिस वक्त मनुष्य के सामने ये सवाल जो है वो ऐसा सवाल था कि ये लाइफ क्या है, उसको नहीं पता था क्या है, एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी। अब जब हम हजारों साल से इस लाइफ को जी रहे हैं, ये भी पता है कि सिकंदर फौज लेके निकल गया था दुनिया को जीतने, आज हमें ये भी पता है कि अलग अलग कल्चर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, आज हमें ये भी पता है कि कुछ जगह जो है वो विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की कर ली, कुछ जगह कैपिटलिज्म ने तरक्की कर ली, तो बहुत वैरायटी आज हमारे पास है जानकारी की। अब इतनी सारी वैरायटी आ जाने के बाद जब हम ये सवाल दोबारा पूछते हैं कि व्हाट इज लाइफ, तब ये सवाल हमारे पास अलग वजह से आता है। अब इसका एक शब्द है जिसको बोलते हैं एलियनेशन। अब हमारे पास ये सवाल एलियनेशन में से आता है। अब हम अपने जीवन से उपराम होकर के ये सवाल पूछते हैं कि क्या है यार ये इस टाइप का सवाल है, ये उस टोन में पूछा गया सवाल है आज के समय में। ठीक। तो क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उसमें से कुछ उनको लग नहीं रहा है कि हम कहीं बढ़ रहे हैं, उनको लग नहीं रहा है कि हम कहीं पहुंच रहे हैं। तो अब एक हिस्सा तो हो सकता है जो सोच सकता है कि पहुंचना ही कहाँ है, क्यों पहुंचना है कहीं, ठीक है, मान ली सुबह उठे, खाया पिया, सो गए, ठीक है, क्या बुराई है, ठीक है। लेकिन एक हिस्से को लगता है कि यार इतनी वेल्थ मेरे चारों तरफ, और इतनी मेरे को नॉलेज मिल गई है, मैं पढ़ लिया है, इतना कुछ मैंने जान लिया है, या किसी के पास बहुत बढ़िया स्किल है, कोई संगीत जानता है, कोई पेंटिंग जानता है, कोई बहुत बढ़िया लोगों से बातचीत कर सकता है, तो ये सब करने वाले लोगों को लगता है ना कि फिर मैं अब क्या कर रहा हूँ इस सब से जो मेरे पास है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मामला जो जिन एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफर्स की हम बात सुनते हैं कई सारे, जैसे काफ्का को कुछ लोग पढ़ते हैं, फ्रांस काफ्का को, इन लोगों ने एक अलग तरीके से सवाल को डील किया। इन्होंने कहा, इसमें इनकी बातचीत करेंगे, एकदम से मेरा ध्यान वापस गया वो आईआईटी बाबा के ऊपर। जैसे आपने कहा कि मामला फिलोसफिकल ना होकर उनके साथ साइकोलॉजिकल है, तो अब जो रास्ता उन्होंने अपनाया है, ठीक, तो रास्ता उन्होंने वही अपनाया फिलोसफी का, स्पिरिचुअलिज्म का। वहां गए हैं जवाब ढूंढने, किसी में अपने फादर को ढूंढ रहे होंगे मान लो, लेकिन क्या यही इलाज है इसका, या उनको कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए था? क्योंकि ये जो उनकी जो परेशानी है ना, ये तो आज एक बहुत बड़ा यूथ है ऐसा जिसकी परेशानी है फादर से ना बनना, या एक पेरेंट्स से अपेक्षा रहती है बच्चों की तरफ कि बढ़िया पढ़ लिख ले और कोई नौकरी कर ले, और नौकरी मिलते नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, रोज शाम को घर पहुंचता तो गालियां पड़ती हैं। वो जो नौजवान है
IIT करे चाहे ITI करे चाहे कुछ भी करे, वो बहुत परेशान है। उसके सामने सवाल जरूर खड़ा कि भाई मैं क्यों हूं। हाँ, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब जो है ना, इसको बहुत स्पिरिचुअलिज्म में से ढूंढना तलाशना, उसमें से देखो गिवन क्वेश्चन गिवन आंसर, कुछ नया उसमें से नहीं निकलने वाला है। उसमें से ये निकल गया, मान लीजिए एक एस्थेटिक लाइफ स्टाइल आप हासिल कर लो, मोबाइल फोन करो बंद और निकल जाओ कहीं भी, जिस दिन तक जहां भी कुछ भी खाने को मिलेगा खा लेंगे और जिंदा रह जाएंगे। अगर इसी को लाइफ कहना हो तो कहा ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इंसानी लाइफ तो रही नहीं है। क्या ये बेसिक आज के ह्यूमन की क्या सी लाइफ होनी चाहिए? ये इंसानी लाइफ तो नहीं रही। जब हमने इतना कुछ अलग हो गए। बिल्कुल। तो मेरे को तो यही लगता है कि आज के सवाल में जब हम आज ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं तो इसमें आज तक हो चुकी ह्यूमन डेवलपमेंट को शामिल किया जाए। हम आज के डेट में वो लाइफ की बात नहीं कर सकते हैं जो गुफाओं में कंदरों में थी। उस लाइफ की चर्चा अभी नहीं हम कर रहे हैं। हम वो बेयर लाइफ जिसको हम कहीं बोल सकते हैं बेयर लाइफ, तो हम बेयर लाइफ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम जिस लाइफ की चर्चा कर रहे हैं वो एक ऑलरेडी कोई मतलब कम से कम 300-400 साल से कह लो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर रह चुकी लाइफ है, और वो बहुत बड़े बड़े महानगरों के बन जाने के बाद की लाइफ है। हमें बेसिकली अभी उसी लाइफ के ऊपर बात करनी होगी। तो ये जो जिस दौर में हम आज हैं, इस दौर में जब ये सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज लाइफ, तो एक तो जो जैसे मैंने कहा कि ये इसमें अब ये सारी डेवलपमेंट शामिल है। अब इस डेवलप्ड लाइफ की हम बात कर रहे हैं जो हजारों साल में इंसान। दूसरी बात, अब इसमें से इस सवाल में से हमें ये जवाब नहीं ढूंढना है कि फिर ये बायोलॉजिकली क्या है, क्योंकि वो अलग से लगी हुई है हमारी लेबोरेटरीज, वो अलग से यूनिवर्सिटीज में मेडिकल कॉलेजेस में लोग लगे हुए हैं बायोलॉजिकली इसको ढूंढने समझने, और बहुत बहुत बड़े पैमाने पे समझ चुके हैं बीमारियां क्यों हो जाती हैं क्यों नहीं हो जाती हैं, वो सब चल रहा है। तो आज हम जब ये सवाल पूछते हैं तो हम कोई बायोलॉजिकल जवाब इसका नहीं ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर कौन सा जवाब ढूंढ रहे हैं? दूसरा बचा वो एथिकल वाला, गुड लाइफ बैड लाइफ का क्वेश्चन। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि हमें इसको एक और तरीके से, एक और नजरिए से देखने की जरूरत है, जिस वजह से मैं एग्जिस्टेंशियलिज्म का, अस्तित्ववाद का आइडिया सामने ला रहा था। वो यहाँ से बात शुरू होती है कि जो पहले जब सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा था तो मामला आया था कि लाइफ का इसेंस क्या है, मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। तो लोगों ने उस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी थी। किसी ने कहा कि हम जो है एक बहुत बड़ी कायनात का हिस्सा है, उस कायनात ने हमारे लिए कुछ तय कर रखा है, हमें उस रोल को परफॉर्म करना है। ऐसा भी था। बिल्कुल। बहुत सारी ग्रैंड थियरीज इस तरह की हैं ही हैं। लेकिन जो इस पूरे सारे सिस्टम में हम जिसको छोड़ गए वो ये था कि एक बेयर एग्जिस्टेंस, सिर्फ जिंदा होना यही है जो गिवन है एक्चुअली, यही है जो एक्चुअली हमारे पास दिया गया होता है। कोई ऐसा पर्पस जो प्री कोडेड हो, प्री डेस्टिन्ड हो, वो तो फिर अभी तक चला नहीं। जितना हमने पिछला समय देख लिया उसमें ऐसा कोई प्री डेस्टिन्ड पर्पस है जिन लोगों ने उस बहुत बड़े डिजाइन के मुताबिक भी अपने आप को ढाल लिया, उनके भी जीवन की हालत अच्छी नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कई लोगों की हालत साइकोलॉजिकल पेशेंट होने वाली हो गई है। तो फिर हम कहां से शुरू करें? तो एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद ये कहता है कि हमें शुरू करना होगा इस बेयर एग्जिस्टेंस से। हमें ये मानना होगा कि कोई ऐसा पर्पस जो बना बनाया हो, जो किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हो या किसी महान व्यक्ति ने कह दिया हो, ऐसा कोई बना बनाया पर्पस है ही नहीं। हमें ये मानना होगा। अगर ऐसा बना बनाया पर्पस नहीं है तो फिर क्या करना होगा? मेरे लिए और कुछ तय नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी तय करना है वो मुझे करना पड़ेगा। तो जिन फिलोसफर्स ने इसके ऊपर बहुत शुरुआती काम किया, मैं नाम लूंगा तो सार्त्र, जॉन पॉल सार्त्र और सिमोन दे बोवर, इन लोगों ने इस सवाल को यहां से शुरू किया कि गिवन तो सिर्फ एग्जिस्टेंस है, बेयर एग्जिस्टेंस, उसमें कुछ भी हमारे पास ऐसे तयशुदा नहीं है। तो जो भी तय करना है वो हमें करना है। इसका मतलब इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि हमारे पास गिवन क्या है? फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। इंसान के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है जो गिवन है। अच्छा। ये ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी सूरत में आप इसको ऐसा नकार ही नहीं पाओगे। उसकी वजह क्या है? सपोज आपको कहा जाए कि फ्रीडम ऑफ चॉइस आपके पास है और आप जवाब दें कि नहीं, मैं ऐसी कोई फ्रीडम नहीं चुनता हूं। अब ये भी आपकी चॉइस है, ये भी चॉइस है। चॉइस एक ऐसी कैद रहना भी चॉइस है, अनफ्री रहना भी चॉइस है। अनफ्री रहना भी चॉइस है। तो कुछ भी आप सोच लो, आप चॉइस तो करोगे ही करोगे, सही या गलत की।
अब सवाल ये है कि ये तो बड़ा अपना सवाल बड़ा पेचीदा सा हो गया भाई, मैन इज फ्री टू बी अनफ्री। हाँ, मैन इज फ्री टू बी अनफ्री, या हम्म, मैन इज फ्री टू बी अनफ्री। मैं बल्कि सार्थर ने बड़ा ही इसके लिए ऊपर बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। वो कहता है मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, व्यक्ति को आजाद रहने की सजा मिली हुई है। उसने आजाद, अच्छा आजाद ही रहना है, उसने उसको आजाद रहना बाउंड टू बी पड़ेगा, फ्री, बाउंड टू बी फ्री। ये फ्री रहना एक तरह की फाउंडेशन है ये। इसको आपको एक नेचुरल लॉ की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि ऐसी कोई परिस्थिति हो नहीं सकती जिसमें आप कोई चॉइस ना कर रहे हो। चॉइस ना करना भी आपकी चॉइस है। ये जो लाइफ का क्वेश्चन था जहां से हमने शुरू किया, वो कॉन्शियसनेस, सेल्फ, ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू होता हुआ यहां पहुंच गया है कि अब ये क्वेश्चन जो है, लाइफ बेसिकली फ्रीडम है। एक कॉन्शियस ह्यूमन लाइफ का मतलब आपको एक फ्रीडम दे दी गई है जिसमें आपको चॉइस करनी है। अब ये बात सिंपल लग सकती है सुनने में, लेकिन जब इसको आप एथिकल ट्रीटमेंट देखते हो, जब इसको एथिक्स के स्ट्रक्चर में सोचते हो कि जैसे पहले तो था कि रिविलेशन हो गई, किसी ने कहा कि मुझे रात को भगवान सपने में आए और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा करना सही होता है, अब सारी दुनिया को ऐसा ही करना होगा। ये रेवोल्यूशन थी। वहां फ्रीडम नहीं है चॉइस की, वहां लोगों ने फ्रीडम को सरेंडर कर दिया। वहां लोगों को आसान लगा, क्योंकि फ्रीडम को सरेंडर करके जीवन बड़ा आसान हो जाता है। सुनने में तो उल्टा लगता है कि फ्रीडम जो है वो हर एक व्यक्ति को प्यारी होती है, आजादी, लेकिन चॉइस के मामले में व्यक्ति चॉइस नहीं करना चाहते हैं। व्यक्ति चाहते हैं हमें कोई बता दे क्या चॉइस करें, हमें कोई बता दे कि क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर कोई अपनी स्टैंप लगाए। कौन स्टैंप लगाता है? रिलीजन स्टैंप लगाता है। ऐसा तो नहीं कि जैसे ही व्यक्ति को फ्रीडम मिलती है चूज करने की, तभी उसके मन में रिस्क भी रहता है कहीं मेरी चॉइस गलत ना हो जाए। एग्जैक्टली यही जो चीज है, और वो आसान है कि पहले से लिखा हुआ है, अब मैं फ्री हूं। अब गलत हो भी गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मान लीजिए मेरे को धर्म ने ये कहा है कि ऐसा करना चाहिए, मैंने वैसा कर दिया, अब मान लो वैसा नहीं कोई फल आया तो फिर कायनात में ही कोई प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो फ्रीडम जो है ना, ये अपने साथ एक रिस्क, एक एब्सर्डिटी वो लेके आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी चीज है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल फिर खुद है पर्सन, अपनी चॉइस जो उसने की है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि लाइफ का सवाल जो है वो सेल्फ के और कॉन्शियसनेस के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। जो सेल्फ है, मुझे लगता है इस बातचीत से इस बात का सवाल का जवाब जरूर निकलेगा कि जो नौजवान आज के जो क्राइसिस में है, चाहे बेरोजगारी की वजह से या किसी वजह से, क्या करे। तो अब जो बातचीत चले शायद इसका जवाब निकले कि भाई तुमने तय करना है, व्हेन यू आर फ्री टू चूज। तो मेरे को ये लगता है कि जब ये सेल्फ का सवाल जो है ये कितना जरूरी सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं कि मान लीजिए सेल्फ ना हो, कोई सेल्फ ना होने का मतलब क्या होगा? मैं अपने किसी भी काम के लिए, किसी चीज का, ना तो मेरे अच्छे काम की कोई तारीफ बनती है फिर, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है, वो तो प्री डेस्टिन्ड है, मेरी सेल्फ चॉइस ही नहीं है कोई, ठीक है। और ना ही मैं अपने द्वारा किए गए किसी बुरे कर्म के लिए जिम्मेवार होना चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं किया, वो तो किसी और ने तय कर दिया। तो मैंने ही किया, मैंने ही तय किया, इस बात को एक्सेप्ट करने में ये जो बर्डन है, ये जो साथ में रिस्क लेके आता है कि अब जो भी गलत होगा उसके जिम्मेवार भी मैं, और जो भी सही होगा उसका क्रेडिट भी ऑब्वियसली मैं ही दूंगा। लेकिन क्रेडिट लेने के कितने मौके आएंगे और एक्चुअली ज्यादा बार फेलियर के कितने चांसेस हैं, इन दोनों को आदमी जो है वो बहुत ही सोचता है कौन सा ज्यादा है। अब अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग एडवेंचरिस्ट होते हैं और वो सोचते हैं कि देखा जाएगा, फेल होगा तो होगा, लेकिन एक बार मेरे को समझ में आ गया ये करना है तो करके रहूंगा, और कुछ नया निकलता है फिर, और उसमें से कुछ नया निकलता है। यही इसको आप सोचो, लीडिंग स्पिरिट्स जो हैं वो सारे इस तरह के ही लोग होते हैं। तो सेल्फ का ये क्वेश्चन जो है, इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म इस तरह से डील करता है कि आपको गिवन है सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस, बाकी आपकी चॉइस है। तो चॉइस आपको करनी है और साथ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जैसे ही आप चूज करोगे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे कॉन्सिक्वेंस हैं, वो फिर आप ही की कॉन्सिक्वेंस है, किसी और ने नहीं। इसके साथ तो जो कोई रूहानी इंटरवेंशन, कोई रेलिवेशन, कोई धार्मिक किताब में जो सब लिखा है वो सब बाहर है, इससे सब हट जाएगा। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ धार्मिक किताब से नहीं, बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा, जैसे मान लीजिए जो एथीस्ट हैं, जो नास्तिक हैं, और जो बहुत ही किसी रेडिकल फिलॉसफी में भी भरोसा रखते हैं, जिनको किसी फिलॉसफी के ऊपर इस हद तक भरोसा है कि इसमें तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, उनको भी कई बार ये लगेगा ऐसी कौन सी फिलॉसफी? बहुत सारी फिलॉसफी है। जैसे मैं तो जिस ढर्रे से मैं आता हूँ, मार्क्सवाद का जो पूरा फलसफा है, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, उनको अगर ये बता दिया जाए कि मार्क्स भी गलत हो सकते हैं, वो भाई उनका पहले तो वो मेरे पे हमला करेंगे कि भाई तुमने ये किस मुंह से कह दिया, कौन हो, तुम्हारे क्या औकात है।
लेकिन क्यों क्यों करेंगे हमला? क्योंकि ये भी उनके लिए उसी तरह का सहारा है। अच्छा, कि बाबा ने बताया है कि क्या कैसे करना है, एक तरह से उनके लिए भी वो धार्मिक ग्रंथ बन चुका है जो लिखा है। हाँ, लेकिन ये बात तो खुद गैर मार्क्सवादी। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर मार्क्सवाद में से कोई उसके साथ कोई जुड़ा हुआ, जैसे हल फलसफे के साथ जुड़ा हुआ कोई जीवन पद्धति होती है, तो मार्क्सवाद के साथ जुड़ी हुई कोई जीवन पद्धति हो सकती है, तो वो एग्जिस्टेंशलिज्म हो सकती है। क्योंकि एग्जिस्टेंशलिज्म ये कहता है कि चॉइस आपकी है। हाँ। अब इसमें सवाल कहाँ उठेगा? कोई व्यक्ति कहेगा कि यार एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, जिसको इधर से उधर सोचने का 1 मिनट का वक्त नहीं है, बुरी हालत में है, वो कौन सी चॉइस कर लेगा? वो कैसे चॉइस कर लेगा? जो चीज उसके कंट्रोल में नहीं है उसको कैसे, जो सारा सिस्टम है वो चलाता है। ठीक है। तो फिर बगावत कैसे हो जाती है? बगावत अपने आप में इस बात का सबूत है कि लोग बुरे से बुरे हालात के बावजूद अपनी चॉइस की वजह से उतर जाते हैं। उनको पता होता है कि इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है, लेकिन उतर जाते हैं। तो इसका मतलब दोनों किस्म के लोग, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसलिए जब अभी बात बताई आपने, वो बगावत वाले रास्ते पे तब उतरते हैं जब दोनों चॉइस होती हैं, जब चॉइस बचती नहीं है तब उतरते हैं। देखो, जो बचती नहीं पे उतरते हैं, हाँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी आज तक कुछ कोई कर पाया है जो सिर्फ ढकेले की वजह से कर दिया गया। बहुत कम होता है ऐसा। आमतौर पे लोग जो है वो अपनी कन्विक्शन में से उतरते हैं, मजबूरी में से नहीं उतरते। मजबूरी में से उतर के वो बहुत बाद में पीछे आते हैं। मजबूरी वाले लोग बहुत पीछे आते हैं। जो कन्विक्शन, कॉन्शियसनेस से जो चूज करते हैं कि अभी इस रास्ते पे चलना है, कि यही रास्ता असली रास्ता है, उसी को कॉन्शियस एलिमेंट कहते हैं। उसी वही कॉन्शियस हिस्सा है जो लीड करता है। तो वही जो रास्ता है वो मैं समझता हूँ कि एग्जिस्टेंशलिज्म जो है उसके लिए एक आधार दे रहा है, और बहुत सिंपल प्रोपोजिशन के साथ। वो सिर्फ इस प्रोपोजिशन के साथ कि कोई पर्पस नहीं है, कोई बना बनाया जीवन का पर्पस नहीं है। अगर ये बात आप मान लो तो साथ के साथ आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हमें फिर पर्पस खुद बनाना है। लेकिन एक दूसरा भी आता है इसमें से, जो बहुत सारे अस्तित्ववादी उस तरफ भी जाते हैं। वो रहता है कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छा, अगर जीवन का कोई पर्पस ही नहीं है तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब पर्पस है ही नहीं, कोई नहीं, तो फिर क्या ही करना है? फिर वो उसको खाओ पियो मौज करो का सिद्धांत भी समझ लेते हैं। ऐसा भी होता है। लेकिन सिमोन ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। उसने कहा कि ये वो एथिक्स नहीं है जिसकी वो बात कर रही है। जिस एथिक्स की वो बात कर रही हैं उसमें पर्पस ना होना साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आइडिया जो है उसको ठीक से नहीं समझेंगे तो नहीं इस बात को ठीक से जाना जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि कंक्लूड हमें इस बात से करना चाहिए कि ये जो अस्तित्ववाद का सवाल है, ये जो यहाँ से शुरू करने का बात है कि कोई गिवन एथिक्स नहीं है, कोई रिलीजन मुझे नहीं बता पाएगा, कोई महापुरुष मुझे नहीं बता पाएगा कि क्या करना है, ये मुझे तय करना है कि क्या करना है, और ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि जो भी मैं तय करूंगा उससे जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके लिए मैं ही जिम्मेदार होऊंगा। तो मुझे शुरू करना है, यहाँ से शुरू करने की बात है, यहीं खत्म करने की बात नहीं है। यहाँ से शुरू करना होगा। यहाँ से शुरू करोगे तो हो सकता है फिर आपको वही सब करना पड़े, वही समझने का, समाज को एनालाइज करने का, हिस्ट्री को एनालाइज करने का, ये सब काम उसके तमाम साथी आ जाएंगे। लेकिन तो ये जो अस्तित्ववाद की बात तक जब हम पहुंचे हैं, शुरुआत की थी हमने अध्यात्म से, ये तो एक दूसरे के टकराव में खड़े हैं। बिल्कुल, हाँ। तो हमने देखा था ना, जब हमने अध्यात्म की बात की थी, क्वेश्चन ऑफ लाइफ की बात की थी, वहीं हमने दो मत देख लिए थे। एक वो लोगों का जो दिन रात काम में जुटे हुए हैं, अपना काम करते हुए चले जा रहे हैं, उनका भी एक इंटेलेक्ट था, उनका भी एक फलसफा था। वो फलसफा लोकायत के रूप में, चार्वाक के रूप में, या किसी ना कहीं ऐसा समझा जाता है तंत्र मत में उसके बहुत सारे एलिमेंट आपको मिलते हैं। वो आम जीवन से निकला हुआ भी एक इंटेलेक्ट था। उससे शरीर की चीरफाड़ की तरफ, कोई शव साधना की तरफ, शव को समझा जाए, उससे उसके अंदर से लाइफ को समझा जाए, वो उस तरफ भी जाता है। तो वो एक तरीका था। और ये दूसरा तरीका था कि कोई देवलोक है, कोई पितृलोक है, कोई स्वर्ग है, कोई नर्क है, उससे एक पूरी बड़ा एक ग्रैंड डिजाइन है, उस डिजाइन का कोई डिजाइनर है, उसको कोई चलाने वाली ताकत है, और उसके मर्जी के मुताबिक सब कुछ चल रहा है और हम उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम वहां से शुरू किए, दोनों थे वहां। तो हम देखते हैं दोनों ही करते करते डेवलप, दोनों के टकराव में से आज हम जहां पहुंचे हैं वो ये है। तो आज हम अस्तित्व को जो है, एक होंद को, एक एग्जिस्टेंस को, एक बुनियादी बात लेते, वहां से अगर हम जीवन पद्धति, व्हाट इज लाइफ को सोचना है, तो मुझे लगता है ये जरूर जो आपने सवाल उठाया था कि
क्या हम आज के युवा को इसमें से कुछ मिल सकता है? हम्म। मिल सकता है। सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करो, कोई गिवन पर्पस नहीं है, आपको पर्पस ढूंढना है। तो जैसे ही आपको चॉइस करने का मौका मिलता है और फिर आपने चॉइस करनी कैसे है, उसको लेके अध्ययन, उसको लेके पढ़ो, उसको लेके ढूंढो, कैसे कैसे क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। क्लासरूम में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, कहीं सब जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, डुबकी मारने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल। वो वक्त निकल चुका है जब जंगल और पहाड़ में ही लेबोरेटरी हुआ करती थी। हाँ। आज लेबोरेटरी शहर में है, आज हाँ। लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी में है। हाँ। उसको देखना होगा। हाँ। और समाज भी एक लेबोरेटरी हो सकता है आपकी, उसको भी समझा जा सकता है। लेकिन फिर ये सब करना पड़ेगा। ये मतलब आपको सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किया कराया कुछ नहीं मिल रहा है, खुद करना है। अब जितना मैं समझा सारी बातचीत से, अब मुझे बताना कि मैं समझ पाया कि नहीं समझ पाया हूँ। ये पत्थर हमारे सामने बड़ा नायाब किसी का स्ट्रक्चर है, और ये बच्चा भी ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, और आप और मैं भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है दोनों में फर्क इतना है कि इसके पास चॉइस नहीं है और हमारे पास चॉइस है। हमारे पास चॉइस। और यही जो है एक बड़ा फर्क जो है इस नॉन लिविंग और लिविंग बॉडी में मैं देख पा रहा हूँ। क्या सही हूँ मैं? बिल्कुल सही। हम चूज करेंगे तो कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी। जी, जी, जी। इसके पास चॉइस नहीं है, एग्जिस्ट दोनों कर रहे हैं। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको बहुत ही बढ़िया आपने रखा, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा कि इसमें मैं थोड़ी सी तकनीकी जानकारी भी डाल दूं। हाँ। तकनीकी इसलिए कि फलसफे की भाषा में उसके कुछ मैंने शुरू में कहा था कि करना नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि इतनी लंबी पॉडकास्ट जो देखने यहाँ तक पहुंच गया, अब वो तकनीक सुन लेगा। ठीक है। तो हम उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, जो लोग यहाँ तक पहुंच गए। तकनीक ये कि सार्त्र इसको कहते हैं कि दो तरह की, ये फिनोमेनोलॉजिकल, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं, तरीका है जिससे एग्जिस्टेंशलिज्म आया है हमारे पास। वो कहते हैं कि हम दुनिया को ऐसे देखेंगे कि एक है बीइंग इन इटसेल्फ और एक है बीइंग फॉर इटसेल्फ। ये पत्थर बीइंग इन इटसेल्फ है, ये अपने आप में जिंदा है, अपने आप में अस्तित्व है इसका। हमारी भी अपने आप में अस्तित्व है, हम हैं तो हैं, अपने आप में हम अस्तित्व एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। दूसरी जो चीज है जो इसके पास नहीं है, वो है बीइंग फॉर इटसेल्फ। हम खुद के लिए भी एक व्यक्ति हैं। ठीक है, ठीक है। अब जब खुद के लिए व्यक्ति हैं, मतलब क्या कि मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ, सेल्फ अवेयर हो सकता हूँ। ये पत्थर कभी सेल्फ अवेयर नहीं हो सकता, ये सिर्फ एग्जिस्ट कर सकता है। सो बीइंग इन इटसेल्फ एंड बीइंग फॉर इटसेल्फ, ये दो डायमेंशंस हैं जो हर बीइंग के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जिसके पास बीइंग इन इटसेल्फ है वो तो सारे ही हैं, लेकिन जिसके पास बीइंग फॉर इटसेल्फ भी है, उसके पास चेतना है। चेतना है। वो तभी उस चेतना से ही हम, चेतना से मैं इसको भी अपना सब्जेक्ट बना सकता हूँ, इसके बारे में भी समझ सकता हूँ, और मैं आपके बारे में भी समझ, खुद के बारे में भी समझ, बीइंग फॉर इटसेल्फ भी हो सकता है। सो मैं अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में भी सोच सकता हूँ। सो ये हुसल कहता है कि इट इज नॉट ओनली दैट वी आर अवेयर अबाउट सेल्फ, इट इज दैट वी आर अवेयर दैट वी आर सेल्फ अवेयर। ये अवेयरनेस का सेकंड लेवल है, वो बेटा लेवल है। तो अब मैं भी चूज करता हूँ दो चीजों में से एक चीज, आप भी करना कि इस बातचीत को हम खत्म करें या और आगे बढ़ाएं। ये भी चॉइस है हमारे पास। मुझे लगता है कि काफी बातचीत हो गई है, शायद हम अपनी बात पूरी कह चुके हैं। अब थोड़ा हमारे दर्शकों का कोई सवाल जवाब आने दीजिए, उसके बाद कमेंट में उनका स्वागत है, वो उनकी चॉइस है। हाँ, तो हम दोनों की चॉइस मिल चुकी है, तो हम बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।